इसके पीछे कहानी भी है। कहानी है कि दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 27 कन्याएं थी। उन कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। अब चंद्रमा जो है उनके सबके साथ जो है रमन करते थे, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनको रोहिणी नक्षत्र ज्यादा प्रिय था, वो अपना ज्यादा समय रोहिणी नक्षत्र के साथ बिताते थे। तो रोहिणी नक्षत्र में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के होते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था कि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि के अंदर आता है। तो ये जो पौराणिक कहानियां हैं ये ग्रहों को पर्सोनिफाई करके इसीलिए बनाई गई हैं कि हमें चीजें आसानी से याद आ जाए। एक जमाना था कि हम लोग इतना लिखते नहीं थे, श्रुति स्मृति से चलते थे। गुरु ने सुनाया और छात्र ने सुना, श्रुति करी, सुना और स्मृति में रखा। स्मृति यानी याददाश्त, श्रुति माने सुनना। तो सुनते थे और याद रखते थे, सुनते थे और याद रखते थे। लेखन तो बहुत देर में शुरू हुआ, ठीक है ना। अब आज भी हम लोग करते हैं ना, गीत गजल कविताएं, वो हम लोग सुनते हैं और याद कर लेते हैं, लिखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आरती कभी आज तक हमने लिख के नहीं देखी पूरी कैसी है, बड़ों को सुनते रहे कि बड़े सुना रहे हैं, आरती गा रहे हैं, पूजा पाठ में गए, सुनते सुनते वो याद हो गई और हम लोग उसको स्मृति में रख लिया, और जब कभी मौका आता है तो वो याद आ जाती है कि ये है आरती। तो यही बात है, वो उसका वही हिस्सा है, वो श्रुति स्मृति का ही हिस्सा है। कभी किसी ने बैठ के हनुमान चालीसा नहीं याद कराई, इसे लिख लो, लर्न कर लो, नहीं, बस घरों में सुनते रहे, बड़ों से सुनते थे, मंदिरों में गए तो सुना, फिर कभी पढ़ ली, तो वही बस श्रुति से स्मृति हो गई और फिर आज हमको पूरी याद है। सभी के साथ है ये। तो वही चीज है कि मतलब एक समय था कि श्रुति स्मृति के आधार पर ये सब चलता था, तो तब उन्होंने इसीलिए कहानियां बनाई। क्योंकि आप ये देखिए कि आप किसी बात को एक्सप्लेन करने अगर जाएं तो आप देखें कि हमें लंबा प्रोज कहना पड़ता है, ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, या हमें किसी की कहानी सुनानी है या किसी की कोई घटना बतानी है, उसी घटना को, उसी बात को आप गीत या गजल में डाल दें तो शॉर्ट फॉर्म में ही वो सारी कहानी हो जाती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कई बार कोई घटनाओं को आगे बढ़ाना होता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, अच्छा सा एक गीत डाल देते हैं और उस गीत में बहुत सारी घटना हो जाती है, बहुत लंबी घटना हो जाती है कि जीवन में ये बीत गया, ये बीत गया, ये बीत गया, उसको फिर डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि गीत के द्वारा, गजल के द्वारा या कविता के द्वारा या कहानी के द्वारा हम बड़े बड़े कंटेंट्स को शॉर्ट में करके समझा भी सकते हैं और वो देर तक स्मृति में भी रहता है। आपने देखा होगा ना, गीत याद रहेगा, लंबा प्रोज याद नहीं रहेगा। अभी हम पूरा भाषण दे दे, पूरा भाषण कोई दोबारा नहीं सुना पाएगा यकायक आपको, लेकिन गीत की 2-4 लाइनें जरूर याद आ जाएंगी, है ना। तो ये मेरा कहने का इस पूरे बात का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी हमारी ये पौराणिक कहानियां हैं वो सब ज्यादातर इसीलिए श्रुति स्मृति के द्वारा, चूंकि ये चलता था तो इसलिए कहानियों के द्वारा पर्सोनिफाई कर करके वो समझाया गया कि नक्षत्र भी वो स्त्रियां हैं, वो 27 स्त्रियां हैं, उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है। अब चंद्रमा के साथ ही विवाह क्यों हुआ है? क्योंकि चंद्रमा संचरण करता है उनमें, और उनके चंद्रमा के संचरण करने से प्रतिदिन एक एक नक्षत्र बदलता है। जैसे हमने आपको पीछे बताया था ना कि मतलब केतु का नक्षत्र जो होते हैं वो मूल के होते हैं, तो ये मघा नक्षत्र भी मूल का है। इसी तरह से हमने आपको बताया था ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कि ये बुध का नक्षत्र होगा, जो भी 3 नक्षत्र होंगे, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 3 नक्षत्र बताए थे बुध के। ये भी हमने बताया था आपको कि ये भी मूल के हैं। और ये मघा या इससे अश्विनी, मघा और मूल बताया था आपको, ये 3 नक्षत्र हमने बताए थे। केतु के भी मूलों के हैं, तो मूल का वही ट्रांजिट टाइम होता है, तो इसलिए बदले जाते हैं इनके। वही बात आ जाएगी वापस से कि केतु के नक्षत्रों को ऐसे ही याद कर लो सीधे सीधे कि केतु के नक्षत्रों के पहले चरण थोड़े ज्यादा कष्टकारी होते हैं, इसी तरीके से बुध के नक्षत्रों के चौथे चरण ज्यादा कष्टकारी होते हैं। यद्यपि थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी या थोड़ी थोड़ी हेल्थ की तकलीफें वगैरह सब नक्षत्रों सब में बताई गई हैं, मतलब चारों चरणों में, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, यानी किसी जातक का जन्म अगर केतु नक्षत्र, केतु की मतलब महादशा मिल रही है और केतु के किसी नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो अश्विन है, चाहे मघा है, चाहे मूल है, और पहला चरण आ रहा है। पहला चरण कब आएगा यही हम बताना चाह रहे हैं आपको अगले वाले में, जब हम आगे वाले जो बताएंगे ना आपको। और 9 नक्षत्र भी रह गए ना हमारे, अभी तो हम 18th नक्षत्र तक ही पहुंचे हैं। अभी हमारे एक 9 नक्षत्रों का एक कॉलम और आ गया जिसको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, तब हम उसमें थोड़ा सा भोगांशों को भी टच करेंगे, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना हमें कि कितनी डिग्री पर आकर के ये राशि बदल जाएगी या इसके कितनी डिग्री यहाँ पर रह गई। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि राजा जो है, इसकी राशियां, इसके नक्षत्र 2 राशियों में डिवाइडेड हो गए, सिंह में और कन्या में। तो सिंह राशि हमारी क्या, अग्नि तत्व की राशि है,
और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई सूर्य के जो नक्षत्र हैं वो डिवाइड होते हैं 1+3 रूप में। इसी तरीके से हम ये भी याद कर सकते हैं कि बाद में मंगल के जो नक्षत्र हैं वो 2 जगह डिवाइड होते हैं। उसका आधा पार्ट कन्या में जाता है और आधा तुला में, यानी कि आधा पृथ्वी राशि में और आधा वायु राशि में चला जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। इसी तरह से मतलब राजा हो गया, इसका सेनापति हो गया, और यहाँ पर गुरु हो गए, देव गुरु बृहस्पति। तो इनके भी नक्षत्र डिवाइड होते हैं। अब इनके क्या होता है, इनका 3/4 चला जाता है वायु राशि में और 1/4 चला जाता है जल राशि के अंदर। तो ये हमने इसको मतलब इस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको ये आत्मसात हो जाए, हमें समझ में आ जाए। हम पूरे टाइम गणित मैथ्स ही ना लगाते रह जाएं, उसको हम देख कर भी समझने पाए कि ये इसमें कहाँ कौन सा नक्षत्र कब पार हो गया या राशि कब बदल गई, या हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई सूर्य के नक्षत्र डिवाइड होंगे, इधर फिर मंगल के नक्षत्र डिवाइड होंगे और इधर जाके गुरु के नक्षत्र डिवाइड होंगे। बाकी अगर आप चाहें तो सिंपली तरीके से ये जो हमने रेड कलर से लिखे है ना, जैसे कि जो बीच वाला है, मतलब हमारी राशि यहाँ बदल रही है, जैसे है ना यहाँ राशि बदल रही है, तो 4+4+1, तो ये जो बीच वाला है वो सब में पूरा आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच वाला मतलब सेकेंड डे, जिस दिन ग्रह राशि बदलता है उसके अगले वाले दिन पूरे दिन एक ही नक्षत्र रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पूर्वा फाल्गुनी पूरा रहेगा, इसमें कन्या राशि के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र पूरा रहेगा। सिंह राशि है या मतलब अग्नि तत्व की राशि है ना, उसमें शुक्र के नक्षत्र फुल डे एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से कन्या राशि के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र जब आएगा तो वो फुल डे वही नक्षत्र रहेगा। इसी तरह तुला राशि के अंदर जो राहु का नक्षत्र आएगा फुल डे वही रहेगा, ठीक है, ये स्वाति नक्षत्र जो आएगा। इसी तरीके से जो हमारी 4, 8, 12 जल वाली राशियां हैं, तो वृश्चिक राशि के मामले में अगर हम बात करें तो जो शनि का नक्षत्र अनुराधा होगा वो भी फुल डे रहेगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का है वो भी फुल डे रहेगा, ठीक है। तो ये आज के लिए हमने नक्षत्रों का राशियों से संबंध बताया, और इसमें हम चंद्रमा को ही लेते हैं बिकॉज चंद्रमा मूव्स वेरी फास्ट, डेली वो एक नक्षत्र को क्रॉस करता है और बीच बीच में हर तीसरे दिन डिवाइड होता है, कभी 6 घंटे और 6 घंटे और 18 घंटे का डिवीजन होगा। कभी कभी क्या होगा 12-12 घंटे का डिवीजन होगा, कभी कभी उल्टा होगा कि पहले 18 घंटे कंप्लीट करेगा फिर मतलब 6 घंटे कंप्लीट करेगा। ये वाले इसमें पहले 18 घंटे फिर बाद में 6 घंटे, और इसमें पहले 6 घंटे बाद में 18 घंटे। मतलब ये तरीके हैं, चाहे आप आवर्स के थ्रू याद करिए चाहे डेज के थ्रू याद करिए, बस अब हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो 9 नक्षत्र हैं ये 4 राशियों के अंदर डिवाइड होंगे, और उसमें से हमारे 3 ग्रहों के नक्षत्र जो हैं वो 2-2 राशियों के अंदर डिवाइड होंगे। तो ये हमको समझना है, और अगर हम इसको ऐसे ही याद रखें ना, बजाय एक मतलब 9 नक्षत्र लाइन से याद करने के, इसको ऐसे ही याद करिए आप। जैसे इसको लिया ना हमने, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, चित्रा स्वाति विशाखा, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई सिंह राशि है, ये हमारी कन्या राशि है, ये हमारी तुला राशि है, हमारी वृश्चिक राशि है। अब सिंह राशि है तो मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी है, भोगांश हम बाद में देख लेंगे, पर हमें इतना तो पता चल गया ना कि ये 3 इसके अंदर आने वाले हैं, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। फिर यहाँ से उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, ये हमें ध्यान आ गया कि भाई ये 3 आ रहा है। चित्रा हमें पता है मंगल का नक्षत्र है। ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे हमने आपको बता दिया कि भाई रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, चंद्रमा उसमें उच्च का होता है। और भी आपको याद करना है तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, शायद हमने चंद्रमा के रेफरेंस में बताया होगा कि रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत सुंदर होते हैं। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर थे, तो उनका जन्म का नक्षत्र रोहिणी है ना। तो अब यही हो गया, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, चित्रा स्वाति विशाखा, और फिर विशाखा अनुराधा और ज्येष्ठा। ये लास्ट में जो ये तैनात है गुरु शनि बुध। उसके बाद क्रम फिर से ऐसे ही चल जाता है ना, लेकिन ये नक्षत्रों का क्रम नहीं ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि ज्येष्ठा के बाद आएगा मूल नक्षत्र, उसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, हम फिर और तरीके से इसको समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई नक्षत्र हमारे आत्मसात हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत महत्व है।
राशि का भी जितना महत्व है, ग्रह का जितना महत्व है, भावों का जितना महत्व है, नक्षत्रों का भी उतना महत्व है। जब हम दशाएं वगैरह पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी के भी फल दशाओं में हमको मिलते हैं। तो यदि हमें पता होगा तो ही तो हम लगा पाएंगे, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम लगा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें समझना है, धीरे धीरे समझना है। एक दिन में कोई चीज नहीं आती है, बार बार अभ्यास करने से, बार बार लिखने से हमको समझ में आएगा। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अब अन्य ज्योतिष जिज्ञासुओं के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अक्षर ज्योतिष के साथ जुड़े रहिए इसी तरह रुचिकर और सरल सुबोध ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको लास्ट वाली जो कॉलम है नक्षत्रों की वो बताएंगे, जिसमें हमारे लास्ट के 27 नक्षत्र हम उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।